हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लोयल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज हम लोग जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि जीडी की जो है 2023 के लिए वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुकी है। लगभग 84,000 के करीबन वैकेंसीज बताई जा रही है। तो चलिएगा अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं और जीएस के यहाँ से 20 क्वेश्चन आज हम लोग अपने इस क्लास में करेंगे, विद डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आप सब समझेंगे यहाँ से कि लगभग जो है हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 अलग-अलग बातें हम लोग जानेंगे, जिससे आप सबके मिनिमम अगर आप सब देखेंगे तो 60-70 क्वेश्चन तो आप सबके आधे यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो चलिएगा क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जागोई इज ए मेजर स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एसएससी जीडी 2022 से फर्स्ट जो कि 10 जनवरी 2023 को हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। पहला ऑप्शन है सतरिया, कथक, फिर है मणिपुरी और उसके बाद है ओडिसी। तो पहला तो आप सबको यही पता हो कि सतरिया नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप सबका आंसर आएगा कि सतरिया नृत्य जो है क्लासिकल डांस है, असम राज्य से है। कथक उत्तर भारत का है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। जबकि मणिपुरी जो इसके नाम से ही पता चलता है, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से है? मणिपुर से। ओडिसी जो कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये भारतीय राज्य उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही रहा। दूसरा, जागोई जो है ये मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य का रूप है। अगर आप सबसे कभी पूछे समुदाय तो आप सबका आंसर होगा मैतेई समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य का रूप है। पेपर में यह भी पूछा जाएगा कि मैतेई जो है ये किस राज्य में प्रमुखता से है, तो आंसर होगा मणिपुर राज्य में। तो ये किस शास्त्रीय नृत्य का रूप हो गया है? मणिपुरी का। जागोई मणिपुरी नृत्य से आप सब ध्यान रखेंगे। मणिपुरी क्लासिकल डांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नाम अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं गुरु बिपिन सिंह। मैंने आप सबको एक ट्रिक भी बता रखी है कि ज्यादातर जिनके नाम के साथ गुरु आएगा वो मणिपुरी क्लासिकल डांस से संबंधित होंगे। मणिपुरी क्लासिकल डांस के कुछ फॉर्म है, जैसे यहाँ से जागोई आप सबसे पूछा गया है, वैसे ही कुछ और आप सब याद कर लीजिएगा। मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है ये भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है, यानी राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित नृत्य का एक रूप हो गया है। राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। तो यहाँ सबसे पहला ही जो एक रूप है इसी मणिपुरी में, वो आप सब रास ध्यान रखेंगे। ध्यान रखिएगा केवल रास से। जबकि रासलीला अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो आप सबका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। रासलीला किस राज्य से है, तो उत्तर प्रदेश आंसर कीजिएगा। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट है संकीर्तन। संकीर्तन जो कि यूनेस्को में शामिल किया जा चुका है। संकीर्तन जो नृत्य का एक रूप है और ये किसमें शामिल है? यूनेस्को में। और यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सूची हो गई है, अमूर्त विरासत सूची में से शामिल किया गया है, ये इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया है। उसके बाद है एक थांगटा। थांगटा भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। थांगटा ये मार्शल नृत्य का एक रूप है, मणिपुर राज्य से संबंधित है और ये मार्शल नृत्य का एक रूप हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पूंग चोलाम। क्या नाम बताया? पूंग चोलाम। उसके बाद है एक ढोल चोलाम, पूंग चोलाम, ढोल चोलाम और खरतार चोलाम। ये 6 रूप हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। खरताल चोलाम। वैसे भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो पूरा डिटेल से अपना पढ़ के चलिएगा। यहाँ से संकीर्तन सबसे खास है जो कि यूनेस्को के इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। उसके साथ दूसरा क्या बताया? थांगटा जो एक मार्शल नृत्य का रूप हो गया है, ये भी मणिपुर राज्य से ही संबंधित हो गया है। और जागोई मैतेई समुदाय से भी ध्यान रखिएगा और मणिपुरी नृत्य से भी आप सब इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। मणिपुरी क्लासिकल डांस के जनक के रूप में गुरु बिपिन सिंह का नाम आता है और गुरु जिसके नाम के साथ लगे होंगे ज्यादातर ऑप्शन आप सबको जो है मणिपुरी ही वहां पे मिलने वाला है। तो यहाँ से जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है, तो आंसर होगा मणिपुर नृत्य। राज्य का नाम पूछेगा तो मणिपुर हो जाएगा, समुदाय पूछेगा मैतेई। इसी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो गुरु बिपिन सिंह होगा। इसकी 6 अलग अलग टाइप्स आप सबने यहाँ से पढ़ी। रास क्योंकि ये नृत्य जो है भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित है, तो रास ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैंने आप सबसे कहा कि अगर आप सबसे रासलीला पूछा जाएगा तो आप सबका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद संकीर्तन, तो संकीर्तन यूनेस्को में शामिल है। कीर्तन अगर पूछेगा तो वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र हो जाएगा, बट संकीर्तन पूछेगा तो आप सबको मणिपुर आंसर कर देना है। थांगटा एक मातृ नृत्य का रूप है मणिपुर का।
पूंग चोलाम, ढोल चोलाम और खरताल चोलाम भी ध्यान रखिएगा। पूंग चोलाम के दौरान जो है नूपा नृत्य किया जाता है, नूपा डांस। नूपा नृत्य किसके दौरान किया जाने वाला एक नृत्य का रूप हो गया है, तो ये भी मणिपुरी में ध्यान रख लीजिएगा, और मणिपुर राज्य आप सब इसके लिए ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आओ। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, तपन कुमार पटनायक won द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन विच डांस फॉर्म। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो तपन कुमार से संबंधित एक तो यही हो गया है कि उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यहां से आप उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हुए देख सकते हैं इमेज के अंदर। एम वेंकैया नायडू जो उनको ये पुरस्कार दे रहे हैं। अब उनसे पूछा है कि वो किस नृत्य शैली से संबंधित है। कुचिपुड़ी, छऊ, सतरिया, ओडिसी। सतरिया भी पीछे पड़ गया है, ये असम से है, ओडिसी उड़ीसा से है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से है। किस राज्य का क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश का। और ये भगवान श्री कृष्ण किस हिंदू देवी देवता से संबंधित अगर आपसे पूछेगा तो भगवान श्री कृष्ण आप सबका आंसर होगा। छऊ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का सही आंसर भी छऊ हो जाएगा। छऊ यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। छऊ भी यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। संकीर्तन भी उसके अंदर है, कालबेलिया भी है, और उसके साथ साथ काफी योगा भी हो गया है, रामलीला भी हो गया है, कुंभ का मेला भी हो गया है, जो मानवता की अमूर्त विरासत सूची में यूनेस्को में शामिल किए जा चुके हैं। छऊ की 3 अलग अलग शैलियां हैं, ये 3 अलग अलग राज्यों में जो है किया जाने वाला नृत्य का एक रूप है। इसमें एक आप वेस्ट बंगाल ध्यान रखोगे, वेस्ट बंगाल, उसके साथ साथ एक आप झारखंड ध्यान रखोगे, यहां से झारखंड हो जाएगा, और थर्ड वन जो है यहां से उड़ीसा ध्यान रखोगे। ये 3 इन राज्यों में 3 अलग अलग शैलियों के साथ किया जाने वाला नृत्य है, और तीनों यूनेस्को में शामिल हैं। वेस्ट बंगाल में है पुरुलिया छऊ, क्या नाम बताया, पुरुलिया छऊ किस राज्य से संबंधित है, तो ये वेस्ट बंगाल से है। झारखंड में ध्यान रखोगे सरायकेला, क्या नाम बताया, सरायकेला, ये झारखंड का हो गया सरायकेला छऊ, ये भी ध्यान रखना है। जबकि उड़ीसा में ध्यान रखोगे आप मयूरभंज छऊ, क्या नाम है, मयूरभंज छऊ। तो ये तीनों शैलियां जो हैं ये यूनेस्को में शामिल हैं। और तपन कुमार पटनायक जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित हो गए हैं, ये छऊ नृत्य शैली से संबंधित हो गए हैं। ऑप्शन के आंसर कर दीजिएगा, यहाँ से बी जो होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट देखिएगा। इन बैडमिंटन ईच गेम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। जीडी 2022 सेकंड 10 जनवरी 2023, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। ये 21 पॉइंट होते हैं बैडमिंटन के प्रत्येक जो गेम होता है उसमें 3 अलग अलग गेम्स होते हैं 21 पॉइंट के साथ। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप सबको इससे देखना है कि स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है लगातार एग्जाम में, और स्पोर्ट्स के अभी एशियन गेम्स से आप याद कर लीजिएगा, ओलंपिक भी याद कर लीजिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% अभी बनने वाला है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Who was the first Indian to conquer the English Channel from Dover to Calais in 1958 and also the only man to swim the oceans of the 5 continents in one calendar year in 1966। 1958 में डोवर से कैलाइस तक इंग्लिश चैनल को जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, और 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीप के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन हुए थे। तो ये भी बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट जब हम लोग पढ़ के आते हैं फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, तो वहां पे आप सबको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, मिहिर सेन। यहाँ पे एक बात आप सबको इनकी ओर ध्यान रख लेनी है, जैसा इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है 1958 में 1958 में जो है डोवर से कैलाइस तक इंग्लिश चैनल को पार करा। स्विमर हो गए हैं, एक बिजनेसमैन भी रहे, एक बैरिस्टर भी। 1958 में जब इन्होंने इसको पार किया था, तो 1959 में इनको भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो कि पद्म में आता है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। उसके बाद लिखा है 1966 में कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों में के महासागरों को तैर कर पार करने वाला एकमात्र व्यक्ति। 1966 में जब इन्होंने ऐसा करा, तो 1967 में जो है इनको पद्म भूषण पुरस्कार, जो तीसरा भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, तो पद्म भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनके दोनों पुरस्कार ध्यान रख लेना है आप सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिहिर सेन। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद
₹2000 banknote of Mahatma Gandhi series has dash motif on its back। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के जो नोट आए हैं बैंक नोट के पीछे किसकी आकृति है? तो 2000 का जो नोट है उसके पीछे किसकी आकृति है? ये बहुत आसान क्वेश्चन था। महात्मा गांधी सीरीज के जो नोट है ये कब आए थे? तो 1996 में, 1996 में इनको जारी किया गया था। महात्मा गांधी सीरीज के नोट सभी महात्मा गांधी सीरीज के हो गए थे 1996 में। अब 2000 के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? रानी की वाव, मंगलयान, सन टेम्पल कोणार्क और रेड फोर्ट या लाल किला। एक बार इमेज को देख लीजिएगा और आप सब जो है इसका आंसर आप सबको करना है भाई। 200 रुपए का नोट है, 50 रुपए का है, 2000 का है और 100 रुपए का नोट है। तो 100 रुपीज का जो नोट है इसके पीछे तो जो है रानी की वाव, रानी की वाव हो गई है गुजरात, रानी की वाव। 200 का जो नोट हो गया है आपका यहाँ से 200 रुपए का नोट है, ये 50 रुपए का नोट हो गया भाई, और ये 2000 रुपए का नोट है। ठीक है, तो आप सबको इसके बारे में जानकारी हो और आंसर आप सबको मिल गया है। 2000 के नोट के पीछे किसकी तस्वीर है? तो मंगलयान की तस्वीर हो गई है। 2000 के नोट ये है और मंगलयान की तस्वीर यहाँ पे है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा 200, 50, 20 रुपए का नया नोट, 10 रुपए के नए नोट के साथ किसकी फोटो है? देखते हैं कौन कौन यहाँ पे कमेंट करता है, फटाफट से कीजिएगा। चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट देखो। Who commissions India's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant in Kochi in September 2022? सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी, और सबसे बड़ा है ये, स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का जलावतरण किसने किया था? किसने जलावतरण किया था? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, सबसे बड़ा भारत का, नाम विक्रांत ध्यान रखना है, INS विक्रांत। राजनाथ सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका अनावरण किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा, सबसे बड़ा विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, स्वदेशी निर्मित है, इंडिजीनियस। नेक्स्ट देखो, which latitude line passes through the middle of India influencing the climate of the country? कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर देश की जलवायु को प्रभावित करती है? बिल्कुल मध्य से जाने वाली जो है लाइन कौन सी है? बिल्कुल मध्य से जाने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? 23.5 डिग्री अक्षांश पढ़ के आते हैं ना उत्तरी, तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ऊपर पड़ता है भारत, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, कर्क रेखा या आर्कटिक सर्कल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के बिल्कुल मध्य से जो लाइन गुजरती है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ये भारत के कितने राज्यों से पास होती है? तो आंसर होगा ये भारत के 8 राज्यों से पास होती है, 8 स्टेट, भारत के 8 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। कौन से राज्य हैं उनमें शामिल है आप सबको पता होना आवश्यक है। गुजरात हो गया है, गुजरात के साथ लगातार राजस्थान हो गया है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड हो गया है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। भारत के 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है और जो ठीक भारत के बिल्कुल मध्य से पास होती है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स द कलिंगा वॉर वाज फॉट? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल के दौरान कलिंग युद्ध लड़ा गया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त और दशरथ। एक चीज तो है कि जब कलिंग से क्वेश्चन या फिर मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछेगा ना, चारों ही ऑप्शन दिए गए, दशरथ तो इनमें है ही नहीं। चंद्रगुप्त जो है ये कौन हुआ था? फाउंडर था, संस्थापक आप सब कहेंगे। चंद्रगुप्त कौन हुआ था भाई? फाउंडर हुआ था चंद्रगुप्त, जो 322 ईसा पूर्व में राजा बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन वंश का फाउंडर हुआ, मगध पर जो है किसको हराया था? तो धनानंद को हराने के बाद, धनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ, इसे हराया किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। और इसके बाद जो फिर राजा बनता है बिंदुसार आता है। बिंदुसार का शासन कब से कब तक रहता है? तो 298 ईसा पूर्व से लेके जो है 269 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है बिंदुसार का। जबकि आप सब जानते हैं कि कलिंग का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था?
तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग वर्तमान में भारत के किस राज्य का नाम है? तो ये उड़ीसा का नाम था, उड़ीसा राज्य से। तो कलिंग का युद्ध किसके समय? तो राज्याभिषेक के ठीक 8 वर्ष बाद जो है अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और तोसली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग का युद्ध लड़के अशोक ने किस पर अधिकार कर लिया था? उसकी राजधानी थी तोसली, तो इस पर अधिकार कर लेता है अशोक। मौर्यन के समय में आप सबको पता हो कि मौर्यन एम्पायर के दौरान जो है 4 अलग अलग प्रांतों और एक केंद्रीय भाग में बंटा हुआ था। 4 प्रांत और एक केंद्रीय भाग, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक उत्तरी पथ पढ़ के आते हैं जिसको उत्तरी प्रांत बोला गया है, इसकी राजधानी क्या पढ़ के आते हो? तक्षशिला पढ़ के आते हैं। एक दक्षिणी प्रांत दक्षिण में पढ़ के आते हैं, सोना कहां से आता है? दक्षिण से आता है ना, केजीएफ पढ़ के आते हैं। तो स्वर्णगिरी, दक्षिण भारत में क्या पढ़ेंगे? स्वर्णगिरी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाओ क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। When was the first complete census conducted in India? भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई थी? जनगणना से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं भाई। देखो, भारत में सबसे पहली जनगणना जो है वो 1830 में की गई थी। किसने करी थी भाई ये जनगणना? इस व्यक्ति का नाम था हेनरी बोल्टर। क्या नाम है? हेनरी बोल्टर इसका नाम था। इसे भारत में जनगणना का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है भाई? इसे जनगणना का जनक कहा जाता है, हेनरी बोल्टर। 1830 में। अच्छा, इसने कहाँ की जनगणना करी थी? तो इसने ढाका की जनगणना करी थी उस समय। ढाका जो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? तो ये बांग्लादेश की राजधानी है, ये बांग्लादेश में हो गया है, बांग्लादेश। तो हेनरी बोल्टर। उसके बाद 1872 में 1872 में भारत में पहली जनगणना होती है। फर्स्ट जनगणना आप कहेंगे 1872 में भारत में करवाई गई थी। लेकिन 1881 में जो है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहली पूर्ण जनगणना, इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो है वो कब करवाई गई थी? 1881 में करवाए गए थे। जनगणना का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसका नाम क्या होता है? जनगणना आयुक्त कहते हैं इसे, या भारत का महापंजीयक कहते हैं। तो उस समय कौन था? डब्ल्यू प्लोडन। डब्ल्यू प्लोडन जो है ये भारत का जनगणना आयुक्त या महापंजीयक आप इसे कहेंगे। अच्छा, 1872 में किसके समय में भारत में पहली जनगणना होती है? तो ये मेयो के समय में होती है। मेयो के लिए 1872 का साल काफी महत्वपूर्ण रहा। 1872 में मेयो ने जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की थी। 1872 में पहली जनगणना भी होती है और 1872 में मेयो की हत्या भी हो जाती है। 1881 का समय किसका था? तो इस समय भारत का जो वायसराय था वो रिपन था। तो रिपन के समय में भारत में पहले कंप्लीट जनगणना होती है। ये नाम भी ध्यान रखिएगा, हेनरी वॉल्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखिएगा, Who has been appointed as the state brand ambassador of the Uttarakhand government in August 2022? अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार का राज्य ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? अगस्त 2022 यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि आप सब जानते हैं इससे पहले कौन था? अक्षय कुमार, इनसे पहले। लेकिन उसके बाद जो है ऋषभ पंत को जो है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तो ब्रांड एम्बेसडर का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय डैश। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? अगर आप सबसे पूछे कि प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल, अनुच्छेद, तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो गया है? 52। अगर पूछे उनकी योग्यता या क्वालिफिकेशन से संबंधित आर्टिकल अगर पूछेगा तो आर्टिकल कौन सा हो गया है? 58। जैसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है उनके निर्वाचन मंडल कि कौन कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होंगे, इससे आर्टिकल कौन सा हो गया है? 54। अनुच्छेद 54 के अनुसार मनोनीत सदस्य होंगे, तो मनोनीत होंगे या इलेक्टेड होंगे, यहां से बस पॉइंट आप सबको समझना है। जैसा ओनली द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जितने सभी राज्यों के एमएलए चुनाव, एमएलए नहीं, ये गलत हो जाएगा। ओनली द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस पार्लियामेंट के, यानी लोकसभा और राज्यसभा से बात हो गई है। यहाँ पे क्या लिखा है? लोकसभा और राज्यसभा नहीं, इसमें एमएलए भी शामिल होंगे। केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं, इसमें सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होंगे। साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी की जो यूटी हैं उनकी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर भी इसमें शामिल होंगे। ये पॉइंट भी गलत हो गया है। ओनली द मेंबर ऑफ काउंसिल, काउंसिल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हर एक राज्य में तो काउंसिल नहीं है ना,
क्योंकि काउंसिल मतलब विधान परिषद की अगर बात की जाए तो वो वर्तमान में 6 ही राज्यों में है। वो कौन से राज्य हैं? यूपी है, बिहार हो गया है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। तो बाकी में तो है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही होगा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज। बिल्कुल, पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा के कौन से मेंबर इलेक्टेड, कौन से नहीं होंगे? मनोनीत नहीं होंगे। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और सभी राज्यों के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, इलेक्टेड मेंबर। ये ध्यान रखना है आप सबको, ठीक है। और संबंधित आर्टिकल भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आओ। Which of the following is the Thanksgiving festival of Maharashtra where bulls are honored as they are considered indispensable to farming? निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद त्योहार है जहां बैलों को खेती के लिए अपरिहार्य माना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है? एक चीज और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट, एसएससी लॉयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। जीडी से स्पेशल और एसएससी से स्पेशल जो है सभी कंटेंट वहां पे आप सबको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जैसे जीडी के 76 सेट हुए थे तो सब्जेक्ट वाइज जो है आप सबको वहां पे जीएस और बाकी सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो धन्यवाद त्योहार है महाराष्ट्र राज्य का मकर संक्रांति, पोला, गुड़ी पर्व और काला घोड़ा। तो हैं तो ये सभी महाराष्ट्र के, लेकिन जो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है ये पोला फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चीज मैंने हमेशा आप सबसे कही है, अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है उस पर भी है, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जहां से 3 क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जिसमें एक टॉपिक आएगा आपका डांस और डांसर का, डांस और डांसर का टॉपिक होगा। एक टॉपिक होगा आपका फेयर एंड फेस्टिवल का, फेयर एंड फेस्टिवल वाला टॉपिक से पूछा जाएगा। एक टॉपिक होगा आपका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर का। एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सबको ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं यहाँ पे, और करना कुछ खास नहीं है, केवल बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ लीजिएगा। और उसके साथ साथ लेटेस्ट में पद्मश्री, पद्म भूषण या जो अवार्ड दिए गए हैं वो अगर इनसे संबंधित किसी को दिए गए हैं तो उनको जरूर कर लीजिएगा। बस यहाँ से क्वेश्चन 100%, 3 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से पूछे जाएंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन डैश आर्टिकल्स। भारतीय संविधान के मूल पाठ में डैश अनुच्छेद शामिल थे। अनुच्छेद कितने शामिल थे? इसी के साथ साथ अगर वो आप सबसे पूछ ले कि भाई भारतीय संविधान में भाग कितने थे, और यहीं पे अगर वो आप सबसे पूछ ले कि अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में, तो सबसे पहला तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कितने आर्टिकल थे? 395, 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे? 22, और अनुसूचियां कितनी थी? 8। इसका मतलब 4 अनुसूचियां जो हैं ये बाद में ऐड की गई हैं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये अनुसूचियां भारतीय संविधान में बाद में ऐड की गई हैं। 395 आर्टिकल हैं, और इन आर्टिकल यानी भारतीय संविधान को कब पास किया गया था? पहला तो ये, और दूसरा कब इंप्लीमेंट किया गया था यानी कब लागू किया गया था। तो पास कब होता है? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। जबकि ये लागू कब होता है? तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है। इस दिन जब ये पास किया गया था, इन 395 में से 15 आर्टिकल ही लागू होते हैं। 15 आर्टिकल को उसी दिन लागू कर दिया गया था, बाकी पूरा संविधान जो है या पूरा आप यूं कह सकते हैं सभी जो ये इंप्लीमेंट होते हैं 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट होते हैं। 8 अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची जो है ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान था इसका, इसके तहत पहला संविधान संशोधन होता है। 10वीं अनुसूची जो थी ये दल बदल संबंधी प्रावधान करती है, दल बदल संबंधित प्रावधान करती है। 52वां संविधान संशोधन होता है। 11वीं पंचवर्षीय 11वीं जो आपकी अनुसूची थी ये किससे संबंधित थी? 73वां संविधान संशोधन होता है, ग्रामीण या पंचायती राज से संबंधित हो गई है, ये पंचायती राज से संबंधित थी। और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी
जो नगरीय शासन से संबंधित थी, शहरों में पंचायती राज कर लीजिएगा, इससे संबंधित थी। अगर आप चाहें तो इनके जोड़ा गया था तो मतलब अलग से संविधान में कुछ संशोधन हुआ, इसके तहत पहला संशोधन होता है भारतीय संविधान में। फर्स्ट संशोधन जो है वो इसके तहत हुआ। दल बदल के तहत कौन सा संशोधन हुआ, तो इसमें 52वां संविधान संशोधन होता है। पंचायती राज के लिए 73वां हुआ, और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची, ये चारों अलग से बाद में ऐड की गई है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इसके बाद फिर Which of the following was one of the main objective of the 7th 5-year plan? निम्नलिखित में से कौन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? 7th 5-year प्लान का मुख्य उद्देश्य पूछा है एसएससी जीडी 2022 से 1 10 जनवरी 2023 को एक क्वेश्चन आया। इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे में वृद्धि करना। उसके बाद होगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करना। और उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन, और इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार करने से संबंधित। देखो सही आंसर क्या हो जाएगा, 7th 5-year प्लान। पहला तो अगर आप सबसे पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब आती है, तो फर्स्ट 5-year प्लान जो है ये 1 अप्रैल 1951 को आता है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, उद्योगों को दरकिनार किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है उसमें खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया गया, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें भोजन और काम का नारा भी जो है वो भी दिया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए ध्यान रखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना आप सबको पता भी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है एपीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए जो था प्लानिंग कमीशन था भारत में, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना अगर आप सबसे पूछे कब होती है तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। इसे फिर समाप्त कर दिया गया था। इसे समाप्त कब कर दिया गया था ये अगर आप सबसे पूछा जाएगा तो आंसर होगा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनाउंसमेंट के साथ ही जो है इसे समाप्त कर दिया 2014 को। और फिर इसके स्थान पर क्या आया था, नीति आयोग आया। इसके स्थान पर जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना कब होती है तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना रही। नेक्स्ट देखो, Which article of the Indian Constitution deals with the protection of life and personal liberty? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है? एसएससी जीडी 2022 शिफ्ट 2 10 जनवरी 2023। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। तो आर्टिकल 19 हो गया सबसे पहले। आर्टिकल 19 इसमें 6 अलग अलग तरह की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, 6 अलग अलग तरह की स्वतंत्रता है इसमें। आर्टिकल 21, आर्टिकल 20, उसके बाद आर्टिकल 20 जो है इसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अगर दोष सिद्ध हो जाता है दोष सिद्धि के संबंध में तो 3 तरह की आजादी इसे दी गई है, क्योंकि दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। 19 से 22 आर्टिकल उसी में आते हैं, 19, 20, 21 और 22। तो 3 तरह की कौन सी है, एक तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। दूसरा क्या होगा कि अपराध करते समय जो कानून था वही उसी के तहत ही सजा दी जाएगी। और तीसरा क्या है, खुद के खिलाफ जो है अब बाध्य नहीं किया जा सकता उसको गवाही देने के लिए। ये 3 तरह की स्वतंत्रता इसमें थी। आर्टिकल 21 जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 22 जो है ये क्या कहते हैं, अपराध सिद्ध, ये तो हो गया दोष सिद्धि के संबंध में। ये गिरफ्तारी के संबंध में जो है निरोध और संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 21 जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलो नेक्स्ट पे आओ, इसमें भी आते हैं काफी आगे। 19A, फिर A B C D E F ऐसे चलता है ये आगे, जिसको बहुत अच्छे से आप सबको पढ़ना है। इसमें A में हम लोग पढ़ के आते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस और मीडिया इसी में आते हैं। B में बैठक कर सकते हैं, C में संघ बना सकते हैं, D में देश में कहीं पे भी आवागमन कर सकते हैं, E में फिर आ गया कि कहीं पे भी कोई रोजगार से संबंधित हो गया है,
एफ हटाया गया, जी में आजीविका चलाने के लिए कोई भी काम जो है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट आर डैश एज दे डू नॉट लीड टू ए क्लेम ऑन द गवर्नमेंट। राजस्व प्राप्तियां डैश हैं क्योंकि उनसे सरकार पर कोई दावा नहीं बनता है। पूंजीगत प्राप्तियां रेनफोर्सेबल यानी सुदृढ़ीकरण योग्य, रिडेमेबल प्रतिदेय, और नॉन रिडेमेबल यानी गैर प्रतिदेय। इसको कुछ ऐसे समझ लीजिएगा कि सरकार के दो अलग अलग तरीके से रेसिप्ट होती हैं। एक है रेवेन्यू रेसिप्ट है, एक होती है कैपिटल रेसिप्ट। एक रेवेन्यू रेसिप्ट है और दूसरी जो है वो कैपिटल रेसिप्ट है। रेवेन्यू रेसिप्ट जो है ये दो आगे जाके क्लासिफाई होती है, एक टैक्सेबल और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू रेसिप्ट होती है ये रिडेमेबल, नॉन रिडेमेबल होती है, गैर प्रतिदेय, सरकार पर किसी प्रकार के क्लेम या दावा इन पर नहीं करती हैं। कैपिटल जो पूंजीगत होती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कैपिटल रेसिप्ट जो है उसमें लोन वाला आ गया है, तो लोन तो आप कहते हैं ना कि लायबल है, तो ये लायबल है। ये जैसे नॉन रिडीमेबल था, ये रिडीमेबल है, रिडीमेबल। प्रतिदेय, सरकार का इनके प्रति जो है वो जवाबदेही है, क्लेम, दावा करती है। तो इस प्रकार कैपिटल रिसिप्ट जब भी नाम दिखेगा, एक बार क्वेश्चन को देखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट जब भी नाम दिखेगा आप रिडीमेबल करेंगे, प्रतिदेय कैपिटल रिसिप्ट के साथ, इन पे सरकार का दावा, कैपिटल रिसिप्ट। और जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये नॉन रिडीमेबल हैं, गैर प्रतिदेय, क्योंकि उनसे सरकार पर कोई दावा नहीं बनता है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो होगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं। जब इमरजेंसी लगती है, जब राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं, तो इमरजेंसी से संबंधित अगर आप सबसे अनुच्छेद पूछा जाए इमरजेंसी से संबंधित, तो आप सबको पता हो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात हो गया है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो गया है किसी क्षेत्र विशेष में, और 360 जो है ये वित्तीय आपात है जो भारत में एक बार भी नहीं लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित। 14, 15, 20, 21, 18, 19 और 16, 17। 14 से 18 जो है समता या समानता के अधिकार आते हैं, 14 से 18 समता या समानता के आते हैं। इसमें 17 जो है आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 ये असस्पृश्यता का उन्मूलन है, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, असस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है रोजगार के अवसर में समानता से संबंधित है, अनुच्छेद 16 रोजगार के संबंध में। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष क्षमता है, कानून सबके लिए बराबर है, विधि के समक्ष समता से संबंधित है। अनुच्छेद 15 जो है जन्म स्थान, लिंग या फिर किसी भी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति आधार पर, तो अनुच्छेद 15 हो गया है। अब 20 और 21 जो दो बचे हैं, अभी पीछे पढ़ के थे ना, प्राण और व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, ये दोनों ही जो हैं इमरजेंसी के दौरान निलंबित नहीं होते हैं। बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो ड्यूरिंग इमरजेंसी निलंबित हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों निलंबित नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21 दोनों ध्यान रखने हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स अरेबिका कॉफी ग्रोन इन इंडिया। भारत में अरेबिका कॉफी निम्नलिखित में से किस राज्य में उगाई जाती है। बाबा बुदनगिरी पर्वतमाला, पेपर में टीसीएस ने पूछा एक बार कि बाबा बुदनगिरी पर्वतमाला किस लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदनगिरी पर्वतमाला किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले इसी पहाड़ी पर जो है अरेबिका कॉफी का उत्पादन किया गया था। अरेबिका कॉफी 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, 17वीं शताब्दी में। और भारत में सबसे ज्यादा अरेबिका कॉफी कहाँ पे होती है, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद केरल आ गए, पूर्वोत्तर भारत में भी होती है, और लगभग ये दो ही राज्य हैं जो 90% तक कॉफी का उत्पादन कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में अरेबिका कॉफी उगाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कर्नाटक जो होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल जो है चावल के लिए प्रसिद्ध है और जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जूट और चावल के लिए जाना जाता है। जूट के लिए तो जो है यहाँ पे अनुसंधान केंद्र भी है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में कहाँ पे, बैरकपुर में। जूट का सबसे अधिक उत्पादन यहीं पे होता है,
वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में। ध्यान रखना है आप सबको। असम चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, चाय बागानी के लिए जो है असम प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो, डैश फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। डैश कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत। समर्थ योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन हो गया है। उसके बाद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स, और उसके बाद है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम्स, भारत में माल निर्यात योजना। तो जो समर्थ योजना लिखी है, समर्थ योजना, ये 2017 में इस योजना को लागू किया गया था, 2017 में। इसमें कपड़ा मंत्रालय के तहत, कपड़ा मंत्रालय यानी यहाँ पे जो कारीगर जो काम करते हैं, जो कुशल कारीगर हैं, जो कारीगर यहाँ पे लगे रहते हैं इस क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनका कौशल इंप्रूव करने से संबंधित है। कौशल या इंग्लिश में लिखोगे तो स्किल इंप्रूवमेंट से, उनकी स्किल इंप्रूव करके मांग आधारित रोजगार उनको उपलब्ध करवाना, मतलब जैसा वो चाहते हैं, मांग आधारित रोजगार उपलब्ध करवाने से संबंधित है, रोजगार उपलब्ध करवाना, ये इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य भी है। समर्थ योजना कपड़ा मंत्रालय के तहत है और 2017 में इस योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखो फिर इसके बाद, विच स्टेट वोन द विजय हजारे ट्रॉफी इन 2017-18। 2017-18 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती? 2017-18 का पूछा है, पेपर 2022 का है। विजय हजारे ट्रॉफी सबसे पहली बार कब आती है भाई? 2003, ध्यान रख लेना। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत होती है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 2017-18 हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें 2017-18 के बाद 2018-19 से, उसके बाद 2019-20 से, उसके बाद 2020-21 है, उसके बाद फिर 2021-22 है, उसके बाद फिर 2022-23 है। ये भी ध्यान रख सकते हो। 2017-18 में किसने जीती थी ट्रॉफी? कर्नाटका ने जीती थी। उसके बाद किसने जीती थी भाई? मुंबई ने ये ट्रॉफी जीती है, मुंबई ने। उसके बाद फिर ये ट्रॉफी किसने जीती थी? कर्नाटक ने, कर्नाटक ने। उसके बाद कोरोना की वजह से फिर ये होता नहीं है, लास्ट इसके बाद जो है मुंबई। 2022 से इसकी ट्रॉफी जो है वो किसने? फिर सौराष्ट्र ने। किसने जीती थी दोस्तों? सौराष्ट्र। कर्नाटक मुंबई, कर्नाटक मुंबई सौराष्ट्र, ध्यान रखना है। सर्वाधिक तमिलनाडु 5 बार इस ट्रॉफी को जीत चुका है। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिर, यहाँ से आज के हमारे जो यहाँ थे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, 20, ठीक है। पीडीएफ जो है, जैसा मैंने आप सबसे कहा, पीडीएफ आप सबको एसएससी लोयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। एसएससी लोयल क्लासेस टेलीग्राम चैनल। अगर लगे कंटेंट हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ को भी शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल भी है। 2023 के टीसीएस के द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन हिंदी मीडियम में जो है वो आप सबके लिए वहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया, तो आप सब वहाँ से कंटेंट को ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।